हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गॉस की प्रमेय के अंतर्गत पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। दूसरा, अनंत विस्तार की एक समान समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक अनंत विस्तार वाली ये आवेशित चादर है। जिसका विस्तार क्या है, दोनों ओर अनंत तक है ना। और इस चादर के पृष्ठ को हम नाम देंगे W, X, Y और Z। अब मान लिया इस चादर को क्या दिया जा रहा है, धनावेश दिया जा रहा है। अब चूंकि चादर जो है वो आवेशित है, तो आवेशित पृष्ठ पर जो है किसी आवेश को यदि दिया जाता है तो वह आवेश जो है वो पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब इस चादर पर हमने क्या किया, धनावेश दिया, तो वो धनावेश इस चादर के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और हमने ये माना कि इस चादर पर जो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो है सिग्मा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा, और दिया गया आवेश क्या है, Q है। दिया गया आवेश क्या है, Q है। अब इस चादर के से हम कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करना है। तो हम क्या करते हैं, इस चादर के मध्य भाग से इस बिंदु P को आवेश के ये चादर के पृष्ठ पर बिंदु O से हम क्या करते हैं, इस बिंदु P को जोड़ देते हैं। और जितनी दूरी पर इस चादर के पृष्ठ से बिंदु P है, उतनी ही दूरी पर चादर के दूसरे पृष्ठ पर की ओर क्या करते हैं, हम बिंदु Q लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए O से और P की दूरी क्या है, R है, तो O से Q की दूरी भी R होगी, क्योंकि जो चादर है उसके पृष्ठ से दोनों ओर की दूरियां क्या होगी, समान होगी। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है ये एक सूक्ष्म बेलनाकार भाग से क्या है, घिरा है। यानी हम एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बेलनाकार है और आधार का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से घिरे हुए हैं, इस तरह से। और ये जो बेलनाकार आकृति है ये अत्यंत सूक्ष्म आकृति है ना। अब मान लिया इन बेलन के दोनों आधारों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है। ये जो क्षेत्रफल है दोनों आधारों का वो है A। अब कर लेते हैं हम बिंदु P पर एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। उस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव को कहते हैं dA। और बिंदु P को भी मान लेते हैं कि वो एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से क्या है, घिरा हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इस
पृष्ठ के लंबवत ये, और इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत ये डी वेक्टर है। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा मानेंगे वह भी क्या होगी, इस ये जो समतल पृष्ठ है इस पृष्ठ के लंबवत या इससे दूर जाती हुई। तो इससे क्यों, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, धनावेश से दूर जाती हुई। तो मान लीजिए ये दिशा है, इसके वैद्युत क्षेत्र ई है जिसकी दिशा ये है, इसी दिशा में, और इस क्षेत्रफल से निकलने इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र है वो भी ई है, जिसकी दिशा कहाँ है, उसी सदिश वेक्टर की ओर। तब ये बिंदु P जिस क्षेत्रफल अवयव से घिरा हुआ है उसका जो है सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ए है। और बिंदु Q जिस सूक्ष्म क्षेत्रफल से घिरा हुआ है उसका जो सदिश क्षेत्रफल है वो क्या है, डी वेक्टर ए है। अब ये जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ पर भी हम एक बिंदु मान लेते हैं। पहले ये जो वक्र पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव यहाँ भी dA मान लेते हैं, और इसके जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, इसके लंबवत ऐसे ऊपर की ओर, और गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस ओर होगी ये। तब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सदिश क्षेत्रफल जो है वो क्या करता है, इसके वैद्युत 0 डिग्री होगा। उसी प्रकार यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में सदिश क्षेत्रफल है, यानी दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनके बीच जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। परंतु जो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल सदिश माना है तो उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा बेलन के जो पृष्ठ है उसके अनुदिश होगी। तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो गया, 90 अंश, है ना। तब हम कहेंगे इस बेलन के इन पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर, मान लिया यहाँ से जो वो गुजर रहा है आपका फ्लक्स, विद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं उनकी संख्या φ1 है, और यहाँ पर गुजरने वाला वैद्युत जो है फ्लक्स वो φ2 है, और यहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो φ3 है। तब आपका ये फार्मूला लगेगा, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो मैंने आपको जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई थी उसमें बताया था वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वेक्टर E इंटू वेक्टर ए, बताया था। तो ये बराबर हो जाएगा आपका फाई बराबर, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो हो जाएगा वेक्टर E इंटू डी वेक्टर ए। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा
वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए। सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला लिखे हैं, परंतु हमको गणना तो इस पूरे की करना है, तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स इंटू डी वेक्टर है। इसी प्रकार से ये इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए, और अब इस पूरे क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच का कोण थीटा है, तो ये वेक्टर का निशान हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई बराबर इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ इस जगह पर जो क्षेत्र ये जो कोण बन रहा है ये कितना है, 0 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी देखिए 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक ही दिशा है वैद्युत वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर की, तो क्या होगा ई ए और ई डी ए कॉस थीटा, और ये भी ई डी ए कॉस थीटा। अब तीसरे वाले के विचार करते हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश होगा ना, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90। तब चूँकि कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 बराबर 0 होता है, और कॉस 0 बराबर 1 होता है, तो ये फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। इसको 1 मानेंगे तो 1 का गुणा किसी भी संख्या हम करेंगे तो वही संख्या आएगी। इसी प्रकार ये इंटीग्रेशन ई डी ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 90 का मान 0 है, तो 0 का गुणा इन सब में होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा फाई बराबर 1 और 1 2। अब यहाँ पर चूँकि वैद्युत जो क्षेत्र है वो समान है, इसलिए ये क्या है एक स्थिर राशि है, तो हम इसको कॉमन ले लें बाहर, और इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या होगा पूरा क्षेत्रफल ये ए, तो ये हो जाएगा फाई बराबर 2 इंटू ई ए। इसको हम समीकरण 1 कहें। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या था, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने समीकरण 2 कहा। फाई के बराबर ये है
और फाई के बराबर ये है, तो हम इस फाई के जगह पर ये लिखें 2a समीकरण 1 से फाई बराबर 2a, तो 2a बराबर q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो E को यहीं स्थिर रखो और ये 2 और a का पक्षांतर कर दो, तो E बराबर हो जाएगा q अपान 2a एप्सिलॉन 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू q अपान a। और हमने आपको बताया था कि पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है सिग्मा बराबर q अपान a होता है। इसकी परिभाषा इस सूत्र से लिखना भी बहुत आसान हो जाएगी। क्या होता है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में ए क्या है, क्षेत्रफल को दर्शा रहा है ना, और बटे में है यानी उसको प्रति कह सकते हो। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसके बराबर है आपका, चूँकि सिग्मा बराबर q अपान a है, इससे तो q अपान a के जगह हम सिग्मा रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, या इसको हम कह सकते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।